गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जल संसाधन संरक्षण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पिछला जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने जल संसाधन और उसका जो उपयोग है, किस रूप में हम इस पृथ्वी पर उसका करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में संसाधन जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पार्ट है, उसको जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है या जिस तरह से उसकी कमी हो रही है, उसको बचाने के क्या क्या प्रयास होने चाहिए, उन बातों का इस वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे। जल संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है विश्व में जिस तरह से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ी है, उसके कारण ये जो जल संकट है वो हमारे सामने एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आया है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं विगत कई दशकों से कि आने वाले समय में यदि कोई विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के लिए होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम जो हमारा जो जल है उसको हमने किस स्तर पर पहुंचा दिया है कि हम उसके लिए लड़ने लगें। इसके अलावा उद्योगों के तेज़ी से विकास ने, उद्योगों में जो बढ़ती मांग है उसके कारण भी जल का अति दोहन हुआ है, जिसके कारण ये जल संकट हमारे सामने उत्पन्न हुआ है। जनसंख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो खाद्यान्न की मांग है उसको पूरा करने के लिए जो कृषि भूमि है उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, विस्तार होगा। इसके अलावा जो सिंचित भूमि है उसका भी क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। और एक जो विशेष बात ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की जो खाद्यान्न की पूर्ति है वो केवल साल में एक फसल को लेने से पूरा करना संभव नहीं था। ऐसे में अब अनेकों भागों में साल में 2 या 2 से अधिक जो फसलें हैं वो भूमि से क्या की जा रही हैं, प्राप्त की जा रही हैं। ऐसे में जो कृषि भूमि है उस पर सिंचाई का क्या है, दबाव पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। विश्व में अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 50 लीटर और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें 150 लीटर जो पानी है प्रतिदिन औसत जो उपभोग है वो है। लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं, जैसे मास्को की बात करें तो वहाँ पर प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 600 लीटर पानी का क्या करता है, उपयोग करता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप इतनी बड़ी मात्रा में एक व्यक्ति पानी का उपभोग कर रहा है तो हमारे संसाधनों पर उसका क्या असर पड़ेगा। अब जो ये जो जल संकट है उसके जो परिणाम हैं वो हमारे सामने किस रूप में निकल कर आ रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जल की जो आवश्यकता है वो महसूस होगी और जल खाद्य सुरक्षा की एक तरह से क्या है की है कुंजी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जो हम खाद्यान्न उगा रहे हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में हमारे सामने एक जो संकट, नया संकट सामने आएगा वो होगा खाद्यान्न का संकट। और अगर ये हमें उपलब्ध नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भूखमरी मरने की नौबत क्या होगी, हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए खाद्य सुरक्षा का जो संकट, असुरक्षा का जो संकट है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा जल संघर्ष और प्रवासन। जल संघर्ष यानी कि जल के लिए आपस में जो झगड़े बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा अनेकों देशों के बीच नदियों के जल के पानी को लेकर विवाद है। एक ही देश में 2 राज्यों के मध्य जल को लेकर विवाद है। जैसे हम बात करें तमिलनाडु और कर्नाटक की, हम बात करें बंगाल और बिहार की, हम बात करें पंजाब और राजस्थान की। तो जो देश हैं उनके अंदर ही राज्यों और प्रांतों के मध्य भी पानी को लेकर क्या हो रहे हैं, विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश और भारत के मध्य नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर क्या है, विवाद है। इसी प्रकार पाकिस्तान और भारत के मध्य, चीन और भारत के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है। इसी तरह नेपाल और भारत के मध्य कई नदियों के जल को लेकर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। इसके अलावा प्रवासन, यदि पानी की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में या प्रदेश में
उस भूभाग में जो आजीविका के साधन हैं वो क्या होंगे, कम होंगे या घट जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, एक नया संकट उत्पन्न होगा कि वहाँ रुके रहने के लिए जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, आजीविका के साधन नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वे लोग उस क्षेत्र को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अर्थात क्या करेंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। वो दूसरे प्रदेशों की ओर अपना क्या करेंगे, रुख करेंगे, जहां उनको आजीविका के पर्याप्त संसाधन या साधन उपलब्ध होते हों। तो इस तरह से जो जल संकट है वो एक जल संघर्ष और प्रवासन यानी कि स्थानांतरण उसके परिणाम के रूप के सामने आपके सामने आता है। आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता से तात्पर्य ये है कि जब आपके देश में पानी की कमी हो जाएगी तो वहाँ की जो जनता है वो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनमें जल भी एक है, उसके लिए सरकार से डिमांड करेगी और वहाँ पर संघर्ष और आंदोलन जैसी स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। विश्व बैंक के अनुसार जल की कमी के चलते कई देशों की जो जीडीपी है वो प्रभावित हो सकती है या होगी और आर्थिक समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है। निश्चित रूप से हो सकती है। अगर मान लीजिए पानी की कमी है और खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में सरकारों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और वो विदेशों से क्या करेंगे, खाद्यान्नों को आयात करेंगे और देश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इस तरह की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करने में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैव विविधता की हानि। जल संकट से जो पेड़ पौधे हैं उनको भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है और जो जीव जंतु हैं उन पर भी क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर जल संकट होगा यानी कि पानी की कमी होगी तो उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उस पर भी क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में उस जो वनस्पति क्षेत्र है उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनके जो भरण पोषण का लिए जो वहाँ पर जो साधन मिलने चाहिए, जिन चीज़ों को वो खाकर अपना पेट भरते हैं और अपनी जो परिवार है, कुनबा है, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अगर वहाँ पर पानी की कमी होती है तो पेड़ पौधों के साथ साथ जो वहाँ का जैव समुदाय है या जो जैविक समुदाय है, जीव जंतु हैं, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे कम होंगे और अंततः एक समय ऐसा आएगा कि अनेकों जो स्पीसीज़ हैं पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये हम देख सकते हैं कि पानी का जो संकट है उसका परिणाम हमारे इस भूभाग पर एक जैव विविधता के समाप्त होने या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के रूप में भी हमारे सम्मुख देखा जा सकता है। अनेकों उदाहरण दुनिया में मिलते हैं कि पानी के कारण जो आपका वनस्पति क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है, जिसके कारण जो वहाँ रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्या हो गए, उन पर भी क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। या तो वो नष्ट हो गए या वहाँ से वो क्या हो गए, माइग्रेंट हो गए हैं, या उनकी संख्या में क्या हो गई है, कमी हो गई है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का असर, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस तरह की जब चीज़ें सामने आएंगी तो अनेकों देशों में, आप भारत में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो पानी की कमी के कारण जो कई गुट हैं वो उनमें आपस में क्या हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, झड़प हो जाती है और कई बार ये झड़पें हिंसक झड़पों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और कहीं कहीं तो सरकार को उन क्षेत्रों में जो प्रशासन है उनको कड़ी एक्शन लेने पड़ते हैं। जल संकट वाले क्षेत्रों में जो उपलब्ध जल स्रोतों पर कब्जे को लेकर कई बार हिंसक झड़प भी हो जाती है। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे कई राज्यों में पानी के लेकर लोगों ने आपस में विवाद देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं जल संरक्षण की विधियों की। जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनमें मुख्य रूप से हमने उनको 5 भागों में बांटा है और जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि पृथ्वी पर होने वाली जो वर्षा है उसके जो जल को प्राप्त करके उसके अपवाह को नियमित करके जलाशयों में क्या किया जाए, भंडार करके उसका अधिकतम उपयोग अगर हम करेंगे तो जो हमारे भूमिगत जल भंडार हैं उन पर से क्या होगा, दबाव कम हो जाएगा और हम उसको आने वाले जो दिन हैं उसके लिए बचा के रख सकते हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जल का पुनर्वितरण। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं भारत की बात करूं, ऐसा पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कि किसी प्रदेश में जो वर्षा है बहुत अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं और पानी इधर उधर बहकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम पानी का या उस जल का पुनर्वितरण कर लेंगे, यानी कि उस जल को हम जलाशयों और नहरों के द्वारा ऐसे क्षेत्रों की ओर मोड़ दें या पहुंचा दें जहां पानी की कमी है, जहां सूखा पड़ रहा है, तो उस प्रदेश में आने वाली जो बाढ़ें हैं और उनसे होने वाला जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। और जो पानी बाढ़ के द्वारा नदियों में उफन कर समुद्रों में चला जाता है, व्यर्थ बह जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उन सूखाग्रस्त इलाकों को पानी वितरित करके उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो पानी है उनको बांध बनाकर जलाशयों में रोककर या ऐसे क्षेत्रों पर पहुंचाकर उनका हम आर्थिक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भूमिगत जल के विवेकपूर्ण उपयोग से मतलब यहाँ पर ये है कि पानी पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो हमारी मिट्टी की परतें हैं, जो पृथ्वी की सतह का आंतरिक भाग, उसमें जो पानी है उसका जो उपयोग है वो हमको विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि भूमि के अंदर जो पानी है वो सीमित है और वर्षों के जो भंडारण है उसका परिणाम है। अगर हमने उसको बेहताशा तरीके से बाहर निकाला तो उसके जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक जल भंडार हैं वो शीघ्र क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। विगत 3-4 दशकों में हमने जिस तरह से भूमिगत जल का दोहन किया है, आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जो भूमिगत जल का जो वाटर लेवल है वो निरंतर क्या हो रहा है, नीचे खिसक रहा है। और ये कहीं कहीं तो इतना नीचे चला गया है कि अब वहाँ पर भूमिगत जल लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। और कई क्षेत्रों में इतनी नीचे चला गया है कि वहाँ पर वो अब उसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। जैसे भूमिगत जल से पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। जैसे सिंचाई की बात करें तो भारत में तो अधिकांश जो सिंचाई होती है भूमिगत जल से ही होती है। इसके अलावा जैसे हम पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो वहाँ पर सिंचित भूमि के 20% क्षेत्रफल किस पर निर्भर है, भूमिगत जल के भंडारों पर निर्भर। इसी पर यूएसए का 20% क्षेत्रफल भी जो भूमिगत जल है उसकी सिंचाई पर ही निर्भर है। और भारत की बात करें तो यहाँ का लगभग 60% जो कृषि क्षेत्रफल है वो उसकी जो जलापूर्ति होती है भूमिगत जल भंडारों से होती है। तो ऐसे में अगर हम इसका दोहन अनियंत्रित तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से भूमिगत जल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा या फिर ये समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं भूतापीय जल का प्रयोग, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो गर्म पानी निकलता है। कई बार हम देखते हैं कि बोरिंग के द्वारा या जो अभ्यंतर की हम खुदाई करते हैं, गहरी खुदाई करते हैं, तो गर्म पानी के स्रोत हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वो हमारी सिंचाई के लिए या उस पानी को पीने के काम में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में इस पानी का जो उपयोग है जो कि हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहा है उसको हम अलग प्रकार का जो हमारा सेटअप है उसमें काम में ले सकते हैं। जैसे गर्म जल के द्वारा भूतापीय विद्युत प्लांटों को लगाकर हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार इन जो ये जो पानी है इससे हम जो हमारे घर हैं उनको गर्म करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो है पशुधन प्रजनन, यानी कि गर्म पानी के ये जो स्रोत हैं उनको हम पशुधन प्रजनन के फार्मों में उपयोग में ले सकते हैं। जैसा कि साइबेरिया में इस जल का उपयोग तालाबों में मत्स्य प्रजनन के लिए किया जाता है। जल का प्रदूषण से बचाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो सतही जल संसाधन हैं जिसमें झीलें हैं, नदियाँ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नदियाँ हैं जिनमें कि मीठा पानी प्रवाहित होता है। ऐसे में बड़े बड़े शहरों और उनके आसपास जो औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं वहाँ से बड़ी मात्रा में जो एक तरह से कहें कि प्रदूषित जो जल है वो इन नदियों में आकर क्या करता है, गिरता है और इस संपूर्ण नदी जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर हैं उनके सीवरेज और घरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं वो नालियों के माध्यम से होते हुए बड़े नालों में
एकत्रित होते हुए कहाँ गिरते हैं, हमारी नदियों में गिरते हैं। ऐसे में वो हमारी नदियों के पानी को क्या करता है, प्रदूषित करता है, और वो पानी फिर किसी भी कार्य में उपयोग करने लायक नहीं रहता। ना हम उसको पीने में उपयोग कर सकते हैं और ना ही उसका हम कृषि कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्रों में जो हम व्यापार करते हैं, तेल का आयात निर्यात करते हैं, तो अनेकों बार जो तेल के टैंकर हैं उनमें रिसाव हो जाता है और बड़ी मात्रा में समुद्रों में वो वो तेल फैल जाता है और समुद्रों को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार नदियों और झीलें जो है अधिक प्रदूषित हो रही हैं, जिसका कि खामियाजा हमें जो मानव है उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में इसके जो नकारात्मक प्रभाव वो देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो प्रदूषित जल निकल रहा है उसको हमें सबसे पहले तो जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनके द्वारा उस जल को क्या किया जाए, संशोधित किया जाए, और तत्पश्चात ही उनको नदियों या झीलों में क्या किया जाए, डाला जाए, जिससे कि नदियों और झीलों में जो पानी डाला जा रहा है उससे उसके पानी पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो हम उस प्रदूषित जल को पीते हैं तो मानव के जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो नदी झीलें हैं उनका जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यदि हम ऐसी नदियों और झीलों में किसी इस तरह के स्रोत को उसमें डाल रहे हैं तो उसको पहले शोधित कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उसको उन जल स्रोतों में क्या किया जाना चाहिए, डाला जाना चाहिए। इसके अलावा जो जल के संरक्षण की जो नई विधि है उसमें है उत्पादन तकनीकी पुनर्संरचना। उत्पादन तकनीकी पुनर्संरचना से मतलब यहाँ पर यह है कि जो अपशिष्ट जल की जो विधियाँ हैं वो इतनी जितना वो शोधित तत्वों को निराकरण करना चाहिए वो नहीं कर पाती हैं। वो केवल 5 से 20% तत्वों को ही क्या कर पाती हैं, शोधित कर पाती हैं। ऐसे में हमें उनकी जो गुणवत्ता है उस पर संदेह होने लगता है। तो स्वाभाविक है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा या पुनर्संरचना करनी पड़ेगी कि जिस प्रदूषित जल को आप ऐसे जल स्रोतों, नदियों और झीलों में डाल रहे हैं उस जल का 80 से 95% क्या हो जाए, वो उसका संशोधित हो जाए। तो अगर इस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो हम निश्चित रूप से ये जो हमारे सामने समस्या है प्रदूषण वाली, जल प्रदूषण से जो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं या वो उपयोग के लायक नहीं रह रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग के लायक बना सकते हैं। इस तकनीक से हम पुनर्संरचना की आवश्यकता है जिसमें घुलित अपशिष्ट की मात्रा में तथा प्रदूषण के स्तर में अधिकतम कमी हो सके। इसके लिए संवरण चक्र द्वारा जलापूर्ति, कच्चे मालों का संपूर्ण सुरक्षित उपयोग, वायु शीतलन की विधियाँ और ऐसी तकनीकी प्रक्रियाओं का विकास जिनमें जल